इस वीडियो में आप देखेंगे बाग के इंटरव्यू में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। सो ये हैं वो क्वेश्चंस जो कि बाग के इंटरव्यू में पूछे गए थे। आइए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन था कि आपके 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से। तो मेरे 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स थे सर्किट्स, एनालॉग, डिजिटल, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्योंकि मेरे पहले के 2 प्रेफरेंसेस जो थी वो एनालॉग और सर्किट्स थी, इसलिए मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे शुरू के, वो भी एनालॉग और सर्किट्स थे। तो पहला क्वेश्चन था कि आपको एक एक्टिव इंटीग्रेटर का सर्किट डिजाइन करना है जिसकी कि आर की वैल्यू 1 किलो ओम है और सी की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है, और अगर इस एक्टिव इंटीग्रेटर के इनपुट पे एक बाइपोलर स्क्वायर वेव है जिसकी की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है और एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। और जो ओप एम्प की पावर सप्लाई हमको लेनी है वो लेनी है ±4 वोल्ट्स। यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आप लोग एक्चुअली इंटरव्यू की क्वेश्चन से अपने आप को रिलेट कर पाए। तो ये एक सिंपल सा सर्किट है एक्टिव इंटीग्रेटर का, और ये है उसकी आउटपुट वेवफॉर्म। इसको थोड़ा समझते हैं। किसी भी एक्टिव इंटीग्रेटर का आउटपुट की जो इक्वेशन होती है वो सिंपली इस फॉर्मूले से दी जाती है, और इस इक्वेशन में अगर मैं आर की और सी की वैल्यू पुट करता हूँ, वी इन की वैल्यू अगर मैं +1 वोल्ट पुट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वी आउटपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो -0.5 वोल्ट आ रही है। 0 से -0.5 वोल्ट के बीच वेरी करेगी आउटपुट वेवफॉर्म, जो कि ट्रायंगुलर नेचर की होगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसी सर्किट में अगर कैपेसिटर की वैल्यू को 1 माइक्रोफैरड से घटा के 0.1 माइक्रोफैरड कर दिया जाए, यानी 100 नैनोफैरड कर दिया जाए, तो फिर आउटपुट की वेवफॉर्म किस तरह से होगी। तो सर्किट वही रहेगा, केवल सी की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। आर की वैल्यू वही है 1 किलो ओम, और सी की वैल्यू जब मैं 0.1 माइक्रोफैरड रखता हूँ तो वी आउटपुट की जो वैल्यू है मेरे को +5 वोल्ट मिलती है। यानी इस केस में जब मैं वी इन की वैल्यू को -1 वोल्ट रखता हूँ, आप +1 और -1 कुछ भी रख सकते हैं, -1 वोल्ट रखता हूँ, तो वी आउटपुट की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 5 वोल्ट्स। क्योंकि जो ओप एम्प की पावर सप्लाई है +4 वोल्ट और -4 वोल्ट से ऊपर नहीं हो सकती, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो हमारे +4 वोल्ट्स पे और यहाँ पर -4 वोल्ट्स पे सैचुरेट होना शुरू हो गया। तो ये वो केवल ये जानना चाह रहे थे कि ओप एम्प का सैचुरेशन किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इंटीग्रेटर के आउटपुट से। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम इस कैपेसिटर की वैल्यू को फर्दर रिड्यूस कर देते हैं, यानी 1 नैनोफैरड कर देते हैं, तो फिर आउटपुट क्या होगा। तो इस केस में अगर हम फिर से वही इक्वेशन लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि जब मैं कैपेसिटर की वैल्यू को 1 नैनोफैरड कर दे रहा हूं और वी इन की वैल्यू 1 वोल्ट रखता हूं, तो आउटपुट की वैल्यू -500 वोल्ट आ रही है। यानी वी इन की वैल्यू जब मेरी +1 वोल्ट है एट t = 0.5 मिली सेकेंड, यानी इस पॉइंट पे वी आउटपुट -500 वोल्ट आ रहा है। क्योंकि ओप एम्प की पावर सप्लाई 4 वोल्ट या -4 वोल्ट ही है, तो ये -500 वोल्ट नहीं जा सकती। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो आउटपुट है वो बहुत इतनी तेजी से राइज करेगा कि आपका आउटपुट भी एक स्क्वायर वेव की तरह ही दिखाई देगी। आउटपुट एक ट्रायंगुलर वेव नहीं होगी इस केस में। तो जैसे जैसे हम कैपेसिटर की वैल्यू को रिड्यूस करते जाते हैं, हम देखते हैं कि ये कैपेसिटर बहुत क्विकली चार्ज होना शुरू होता है, और हमारे ये बजाय कि इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करने की बजाय एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन था वो ये था कि एक आपको सर्किट ड्रॉ करना है जो कि लो पास फिल्टर की तरह काम करे अगर इनपुट पॉजिटिव हो, और एक एम्पलीफायर की तरह काम करे अगर इनपुट नेगेटिव हो। तो इसका मैंने इस तरह से सॉल्यूशन दिया था। मैंने 2 डायोड यूज किए थे एक्चुअली इस केस में। ये 2 डायोड, अगर पहला केस देखते हैं कि अगर हमारा वी इनपुट पॉजिटिव है, ये इस केस में आप देख सकते हैं कि वी इनपुट हमारा पूरी तरह से पॉजिटिव है, और जब हमारा वी इनपुट पॉजिटिव है तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब इनपुट पॉजिटिव है तो हमारा आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा, और आउटपुट जब हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में ये सर्किट में रहेगा ही नहीं, यानी केवल ये कॉन्फ़िगरेशन सर्किट में रहेगी। और आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन एक लो पास फिल्टर की तरह है, पास बैंड गेट ऑफ 1, और हम देख सकते हैं कि इनपुट को पूरी की पूरी तरह से पास कर रहा है। इनपुट की फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है, और इस लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 159 हर्ट्ज है इस केस में। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा कि जब हमारा इनपुट नेगेटिव हो जाता है
तो इस केस में देख सकते हैं आप इनपुट हमारा पूरी तरह से नेगेटिव है, 0 से नीचे सारी की सारी वैल्यूज हैं। तो ये वाला डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाता है, यानी ये सर्किट के ऑपरेशन में नहीं है, केवल ये डायोड हमारे सर्किट के ऑपरेशन में है। तो हम देख सकते हैं कि ये एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है विद अ गेन ऑफ -2, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा पूरी तरह से पॉजिटिव है विद अ गेन ऑफ -2। चौथा क्वेश्चन ये था कि एक हमको क्लॉक दी गई है और उस क्लॉक की हमको फ्रीक्वेंसी बतानी है कि उसकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और उसके लिए हमको सिंपली डिजिटल सर्किट्स की टेक्निक्स को यूज करना है। तो इसके लिए मैंने सिंपली क्या किया था कि एक n बिट काउंटर को यूज किया था, एक पॉजिटिव एस ट्रिगर्ड अप काउंटर को यूज किया था, और ये अप काउंटर की जो क्लॉक है वो सिंपली एंड गेट से होके आ रही है, और एक एंड गेट का इनपुट जो है वो क्लॉक है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको मेजर करनी है, और दूसरा है 1 सेकेंड की विंडो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। आइए देखते हैं किस तरह से काम करेगी। सपोज कि हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस 1 सेकेंड में केवल एक पल्स इस क्लॉक को ट्रिगर कर पाएगी, यानी इसका आउटपुट 1 होगा। दूसरा केस देखते हैं, जबकि इस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, यानी इसकी केवल 2 पल्सेस, एक ये पल्स और दूसरी ये पल्स इस काउंटर को ट्रिगर कर पाएंगे और इसका आउटपुट 2 होगा। इसी तरह से अगर इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है तो हमारा काउंटर का आउटपुट 1000 हो जाएगा, यानी जो काउंटर का आउटपुट होगा वही इस केस में हमारी इनपुट क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि हमको एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दिया गया था, उसके आउटपुट दिया गया था और ये कंडीशन गिवन थी कि सिस्टम हमारा रिलायबल है। इस केस में हमको ये कमेंट करना है कि सिस्टम जो इसके आउटपुट इनपुट हमको दिए गए ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं y ऑफ n गिवन है तो हम y ऑफ z निकाल सकते हैं, यानी कि z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल एक डिलेट सिस्टम की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। x ऑफ n का हम z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, और इसके बाद हम h ऑफ z निकाल सकते हैं जो कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, और h ऑफ z निकालने के बाद हम लोग इसके पोल्स एंड जीरो निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके 2 जीरोज हैं और 2 पोल्स हैं, 2 जीरो z=0 और z=2 पे, और जो पोल्स हैं z=1 और z=3 पे हैं। एक चीज़ उस सिस्टम में दी गई है कि सिस्टम हमारा रिलायबल है, इसका मतलब इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए वो कॉजल होना चाहिए, यानी इसकी आरओसी होनी चाहिए, आउटर मोस्ट पोल से बाहर की ओर होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि इस सिस्टम की जो आरओसी है वो कहीं से भी कहीं तक यूनिट सर्कल को इंक्लूड नहीं कर रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि जो सिस्टम है हमारा वो अनस्टेबल है।